नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मेहसाणा से कर्फ्यू हटा, लेकिन धारा 144 लागू। मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर भी लगी रोक। पाटीदारों ने किया आज गुजरात बंद का ऐलान। विजय माल्या के यूबी ग्रुप का ईडी के संपत्ति खरीदी के आरोप से इनकार। आईडीबीआई से लोन लेकर विदेशी संपत्ति खरीदने के आरोप को नकारा। प्रत्यूषा मामले में आज हो सकता है अहम फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज की अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई। दिल्ली में ऑटो रिक्शा संघ और टैक्सी यूनियन ने हड़ताल वापस ली। राज्य सरकार से मिले लिखित आश्वासन के बाद लिया फैसला। और डिकॉक ने शानदार शतक के बदौलत दिल्ली ने बैंगलोर को हराया। आज होगा मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला। गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से भड़की हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज सुबह 6 बजे के बाद हटा लिया गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर सूरत और मेहसाणा में अभी भी धारा 144 लागू है। राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच अफवाहें फैलने से रोकने के लिए कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात सरकार को शांति बनाए रखने के लिए जरूरी मदद का भरोसा भी दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 देशों के दौरे के दूसरे चरण में रविवार रात रूस पहुंच गई। सुषमा इस दौरान रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। आरआईसी की बैठक में शिरकत करने के अलावा सुषमा मॉस्को में अपनी रूसी समकक्ष से भी मुलाकात कर सकती है। आरआईसी के इतर सुषमा अपने चीनी समकक्ष वांग यी से भी मुलाकात कर सकती है, जिस दौरान वो जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित करवाने के भारत के प्रयास को चीन की तरफ से रोके जाने के मुद्दे को उठा सकती है। ओडिशा के देवगढ़ जिले में एक ओपेरा ग्रुप के कलाकारों को लेकर जा रही बस के रविवार शाम गहरे खड्डे में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि महिलाओं और बच्चों समेत करीब 40 लोगों को लेकर ये बस देवगढ़ से बारगढ़ के रेमटा को लौट रही थी कि ये पहाड़ी इलाके तेलियाबानी गाइलो घाट पर 250 फुट से अधिक गहरे खड्डे में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर द्वारा एक तीखा मोड़ काटने के चलते ये हादसा हुआ। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद को जान से मारने की धमकी देने के सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईएसबीटी से जेएनयू जा रही एक बस में गोलियों से भरा हुआ पिस्तौल और एक पत्र मिला, जिसमें ये धमकी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि कल रात से चल रहे अभियान के तहत 2 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान सुलभ और सौरभ के रूप में हुई है। दोनों को अदालत में पेश किया गया है, जिसने उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि सौरभ उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना के प्रमुख अमित जानी का छोटा भाई है, जिसने कथित रूप से कन्हैया और उमर को धमकी भरा पत्र लिखा था। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण की सीडी की जांच करेगा, जहां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि हम वीडियो की सीडी को चुनाव आयोग के पास भेजेंगे, वो देखेंगे कि क्या करना है। मोदी ने कहा था, या तो तृणमूल कांग्रेस या इसके वकील या खुद ममता जी को जवाब देना चाहिए था। लेकिन अगर ये सच है कि मुख्य सचिव ने जवाब दिया है, तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। बिल्डरों की मनमानी पर केंद्र सरकार सख्ती का हथौड़ा चलाएगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि आम्रपाली ग्रुप समेत सभी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनियों को तय वक्त पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। उन्होंने बिल्डरों से भी तय वक्त पर ग्राहकों से किया वादा पूरा करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि बिल्डरों की वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्डरों को तय वक्त का पालन करना होगा, उन्हें अपना वादा पूरा करना होगा। ऐसे मामलों पर लगाम के लिए ही केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट बिल लगाया है।
दिल्ली में ऑड इवन योजना की असली परीक्षा आज हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों छुट्टियां होने के कारण इस योजना का ज्यादा असर नहीं हुआ था। उधर दिल्ली सरकार ने इस मुहिम के अगले चरण में दोपहिया वाहनों को भी शामिल करने पर विचार कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार योजना को स्थायी तौर पर लागू करने के साथ ही दोपहिया वाहनों को भी इसके दायरे में लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री के मुताबिक अगले महीने से 2 हफ्तों के लिए ऑड इवन योजना को स्थायी करने पर विचार किया जा रहा है। इन 2 हफ्तों में मिले फीडबैक के बाद इस और कदम बढ़ाया जाएगा। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियनों ने सोमवार के लिए घोषित की गई हड़ताल वापस ले ली है। उनकी मांगे पूरी करने के लिए दिल्ली सरकार के लिखित आश्वासन के बाद यूनियनों ने ये फैसला रविवार रात को किया। राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का बड़ा धड़ा दोनों यूनियनों से संबंध है। दोनों यूनियनों ने बताया कि परिवहन मंत्री गोपाल राय ने उन्हें मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लंबी अवधि का वीजा देकर संपत्ति खरीदने, बैंक खाता खोलने, पैन और आधार संख्या मुहैया कराने पर भी विचार किया जा रहा है। भारत सरकार ने रविवार को इसकी घोषणा की। प्रस्ताव के अनुसार ऐसे लोगों से बहुत कम फीस लेकर 18 जिलों के डीएम को 2 साल की अवधि में नागरिकता देने तक का अधिकार दिया जाएगा। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने अपने जवानों को मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी। पाकिस्तान की ओर से स्पाई ऐप के जरिए की जा रही जासूसी की कोशिशों के बीच आईटीबीपी के महानिदेशक ने जवानों को खासकर अनजानी लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को कबूल नहीं करने को कहा। आईटीबीपी ने बीते दिनों एडवाइजरी जारी कर इस मामले में अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा और संवेदनशील इलाकों में तैनात सभी यूनिट्स के जवान किसी तरह के मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। यूपी में बलिया पहुंचे गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के विकास के लिए जो पैसा आ रहा है वो रोम से नहीं आया है। वो पैसा देश को रोम से दहेज में नहीं मिला है। ये पैसा देश के बड़े बड़े चोरों के पॉकेट से निकाला गया है और इसी पैसे से 1 मई को बरेली में पीएम मोदी उज्ज्वला योजना की शुरुआत करेंगे। योगी ने कहा कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यक शब्द होने ही नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक शब्द लोकतंत्र का उपहास है। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है। नेहरू गांधी परिवार के घोर आलोचक बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या विवाद के समाधान की कोशिशों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की तारीफ की। स्वामी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता राजीव अगर दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाते तो राम मंदिर का निर्माण हो गया होता। उन्होंने कहा कि मैं राजीव गांधी को बहुत अच्छी तरह जानता था। अगर वो दोबारा प्रधानमंत्री बनते तो उन्होंने उसी स्थान पर जहां विवादास्पद बाबरी मस्जिद था, राम मंदिर का निर्माण करा दिया होता। स्वामी ने कहा कि राजीव गांधी ने राम मंदिर के लिए ताला खुलवा दिया था और मंदिर के लिए शिलान्यास कार्यक्रम की अनुमति दे दी थी। शिरडी में साईं मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा की खबर को द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट चढ़ावे की जानकारी दे रही है क्योंकि वो बताना चाहती है कि शंकराचार्य के साईं की पूजा करने से मना करने का कोई असर नहीं हुआ है। बयान के बाद भी उनके पास अरबों रुपया आ रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि ये पैसा गरीब सामान्य तीर्थयात्रियों का नहीं है। आमतौर पर ये विदेशियों के रुपए हैं। ये बड़ी रकम भारतीयों के धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लैक मनी है और वो इसे प्रकाशित कर इसे सफेद करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने अफगान टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। इंजमाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इंतजाम ने अफगान टीम के साथ तय समय से 8 महीने पहले ही करार खत्म किया है। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अफगान बोर्ड ने कहा है कि इंजमाम ने राष्ट्रीय जिम्मेदारी को देखते हुए करार खत्म किया है। वो मानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के बेहतरीन शतक की बदौलत दिल्ली डेयरडेविल्स ने कल बेंगलुरु से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मैच में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया।
डिकॉक के शतक और करुण नायर के तेज अर्धशतक की मदद से दिल्ली ने 19.1 ओवरों में 3 विकेट खोकर ही जीत के लिए जरूरी 192 रन बना लिए। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली के 79 रन और एबी डिविलियर्स के तूफानी अर्धशतकों की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली डेयरडेविल्स के सामने जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य रखा था। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म फैन के रिलीज होने के महज 3 दिनों के अंदर 5 करोड़ रुपए की कमाई कर पाकिस्तान ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान में फिल्म का वितरण करने वाली कंपनी जियो फिल्म्स के एक अधिकारी का दावा है कि पहले 3 दिन में ही देश भर में फिल्म ने 5 करोड़ रुपए की कमाई की है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कमाई कराची और लाहौर से हुई है। प्रशंसकों ने फिल्म को खूब पसंद किया है क्योंकि ज्यादातर सिनेमा घरों में अगले 1 हफ्ते की टिकट बुक हो गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि राजधानी में आज आसमान पर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और धूल भरी आंधी आ सकती है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, आसमान पर आंशिक रूप से पूरे दिन बादल रह सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि सोमवार को अधिकतर तापमान 39 और न्यूनतम 22 डिग्री रह सकता है। इससे पहले रविवार को राष्ट्रीय राजधानी रविवार गर्मी से जूझती दिखी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।